नमस्कार प्यारे साथियों, मैं राजेंद्र कुमार टाक आप सभी लोगों का आरपी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे द्वारा किया गया प्रयास यदि आपकी सफलता में चार चांद लगाता है, आपको आगे बढ़ने में मदद करता है, तो हमारे इस प्रयास को अधिक से अधिक स्नेह दें, प्रेम दें। साथ ही आप खुद आगे बढ़ें, दूसरों को आगे बढ़ाएं, हमें आगे बढ़ाएं। इसलिए हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथियों, हमने 1857 की क्रांति स्टार्ट की थी और उसके दो वीडियो हो चुके हैं। पहले वीडियो में हमने कारण पढ़े, दूसरे वीडियो में भी हमने कारण और इसके साथ साथ 1857 की क्रांति में जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसका हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम मेन 1857 की क्रांति राजस्थान में कब और कहां कहां हुई और इनकी क्या विशेषताएं रही हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। आ जाओ साथियों, राजस्थान में राजस्थान में 1857 की क्रांति। साथियों, राजस्थान में 1857 की क्रांति देखें तो भारत की क्रांति से जोड़ते हुए चलते हैं। एक बार भारत में हमें पता है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को हुई। ये होनी कब थी? तो होनी थी ये लगभग 31 मई 1857 को, किंतु कुछ समय पहले हो गई, जो कि कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति का असफलता का कारण भी माना जाता है। ये समय से पूर्व स्टार्ट हो गई। इसका कारण क्या रहा? तो इसका मुख्य कारण जो रहा, इसका तत्कालिक कारण रहा। और तत्कालिक कारण के बारे में है हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं और एक बार फिर हम आपको बता देते हैं कि वेस्ट बंगाल में एक छावनी थी जिसका नाम था बैरकपुर छावनी। और इसी बैरकपुर छावनी का एक सैनिक था 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का एक सैनिक था, इसका नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस का विरोध किया, क्योंकि तत्कालिक कारण जो था वो चर्बी वाले कारतूस था। चर्बी वाले कारतूस का विरोध किया। विरोध करने का कारण क्या था? तो कुल मिला के पहले एक बंदूक चलती थी, इसका नाम था ब्राउन बेस। इसके स्थान पे एनफील्ड राइफल नामक बंदूक चालू की गई। इसमें कारतूस जो भरे जाते थे उसके ऊपर का कवर कहते हैं गाय व सुअर की चर्बी से बने होते थे। गाय व सुअर की चर्बी से बने होते थे। तो हिंदू लोग गाय को पवित्र मानते थे, इन्होंने विरोध किया। मुस्लिम लोग सुअर को अपवित्र मानते थे, इन्होंने भी विरोध किया, क्योंकि मुंह से छिलकर फिर लगाना होता था। मंगल पांडे ने खूब विरोध किया इसका, ठीक है। लेकिन मंगल पांडे को, ठीक है, जानबूझ के ये कहा जा रहा था कि ना आप इसका उपयोग करें। कहते हैं मंगल पांडे ने गुस्से में आकर, जोश में आकर दो अंग्रेज अधिकारी डफ और हडसन की, इन दोनों को गोली मार दी। दोनों घायल हो गए। इसी कारण से रॉबर्ट हुक के द्वारा, जो अंग्रेज अधिकारी था रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक के द्वारा इन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। और लगभग 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी हो गई। और यही 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण रहा।
क्योंकि जैसे 8 अप्रैल को इनको फांसी हो गई, कहते हैं इनकी फांसी के चक्कर में ये रहने वाले थे यूपी के, और यूपी में इसका खूब विरोध हुआ, और मेरठ में जो छावनी थी उन्होंने 1857 की क्रांति शुरू कर दी। और मेरठ में 1857 की क्रांति कब शुरू हुई? 10 मई 1857 को। तो 10 मई 1857 को मेरठ में 1857 की क्रांति शुरू हो गई। अच्छा, खास विशेषता क्या है वो एक बार थोड़ा सा समझो। लगभग 10 मई 1857 को मेरठ में क्रांति की शुरुआत होती है। इसकी सूचना राजस्थान में एजेंट टू गवर्नर जनरल जो थे पैट्रिक लॉरेंस, इस पैट्रिक लॉरेंस को कौन देता है? तो इसकी सूचना पैट्रिक लॉरेंस को, ठीक है, गवर्नर जनरल के द्वारा दी जाती है, ठीक है, जो कि कौन थे? तो याद रखना, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ये सूचना दी जाती है कि मेरठ में 1857 की क्रांति हो चुकी है, ठीक है। और उस समय हमारे जो एजेंट टू गवर्नर जनरल थे ये माउंट आबू बैठे थे, क्योंकि मैं बता चुका हूं आपको कि एजेंट टू गवर्नर जनरल जो है राजपूताना एजेंसी का अध्यक्ष होता था, इसका मुखिया होता था। 1817 में इसका गठन किया गया और 1832 में इसका पहला मुख्यालय अजमेर में बनाया गया। किंतु ये गोरे लोग, इन्हें गर्मी इतनी पसंद नहीं थी, इसलिए 1845 में इसका मुख्यालय अजमेर के साथ साथ शीतकालीन मुख्यालय, ठीक है, ग्रीष्मकालीन मुख्यालय माउंट आबू में बनाया गया। ग्रीष्मकालीन मुख्यालय कहाँ बनाया गया? माउंट आबू में, जबकि शीतकालीन मुख्यालय कहाँ होता था? अजमेर होता था। अब मई की बात है लगभग, तो मई की बात है तो ये माउंट आबू में बैठे थे क्योंकि गर्मी का मौसम था, ठीक है, तो ये माउंट आबू में बैठे थे उस समय। अच्छा, हुआ क्या, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लगभग 19 मई 1857 को इनको ये सूचना दी जाती है कि भाई मेरठ में क्रांति की शुरुआत हो चुकी है और अजमेर जो है वहाँ हमारे हथियारों का जखीरा पड़ा है, खजाना पड़ा है, ठीक है, सारे हथियार पड़े हैं, तो आप इन हथियारों की सुरक्षा के लिए फटाफट कहाँ आइए? तो फटाफट अजमेर आइए। तो हथियारों की रक्षा के लिए आप अजमेर आइए। कहते हैं माउंट आबू से पैट्रिक लॉरेंस अपने पुत्र अलेक्जेंडर को तो माउंट आबू छोड़ देता है और वहां से भगकर फटाफट अजमेर आता है। और अजमेर जैसे ही आता है तो इसे पता पड़ता है कि भाई अजमेर में हथियारों की रक्षा करने के लिए पहले से ही एक 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री टुकड़ी मौजूद है। और ये टुकड़ी जो है वो कहाँ से आई है? मेरठ से आई है हाल ही में। और मेरठ में ही अभी 1857 की क्रांति हुई। पैट्रिक लॉरेंस को इस टुकड़ी के ऊपर इनके सैनिकों पे ज्यादा भरोसा नहीं हुआ। भरोसा इसलिए नहीं हुआ कि क्योंकि वहां से ही आए हैं तो वहां से पहले से ही भर के आए होंगे अपने अंदर की, यहाँ जाके भी 1857 की क्रांति करनी, और यहाँ पे अगर ये हथियार इनके हाथ में आ गए तो अजमेर को अंग्रेजों को जो है पूरा भारत ही छोड़ना पड़ेगा, अजमेर क्या पूरा भारत छोड़ना पड़ेगा। तो एजेंट टू गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा ये जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री टुकड़ी जो थी, इस टुकड़ी को यहां से नसीराबाद भेज दिया जाता है। नसीराबाद छावनी, यहां से कहां भेज दिया गया? नसीराबाद भेज दिया गया। और यहां पर इस खजाने की रक्षा के लिए, इन हथियारों की रक्षा के लिए एक तो डीसा यूरोपियन टुकड़ी को मंगाया गया, डीसा से एक यूरोपियन टुकड़ी को मंगाया गया। साथ ही ब्यावर के जो कमिश्नर थे, बता चुका हूं मैं कौन थे, तो कर्नल डिक्सन। ब्यावर के कमिश्नर कर्नल डिक्सन के द्वारा 2 मेर रेजिमेंट टुकड़ी को बुलाया गया। 2 मेर रेजिमेंट टुकड़ी को बुलाया गया। मैं बता चुका हूं
कि मेयर रेजिमेंट टुकड़ी की अगर बात की जाए तो 1822 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ की गई? तो इसका मुख्यालय ब्यावर था। मैं बता चुका हूं, ठीक है, कि सर कार्माइल स्मिथ जो है, या कार्माइल स्मिथ जो है, वो इसके अधिकारी थे। तो इन दो मेयर रेजिमेंट टुकड़ी को यहां बुलाया गया, ठीक है, कर्नल डिक्सन के द्वारा अजमेर में। तो देखो, एक तो हो गई डीसा की यूरोपियन टुकड़ी और एक हो गई दो मेयर रेजिमेंट टुकड़ी। इसके अलावा ठीक है, इन्हीं हथियारों की रक्षा के लिए जोधपुर के शासक तख्त सिंह के द्वारा कुशलराज सिंघवी के नेतृत्व में घुड़सवार अर्थात अश्वरोही सैनिकों को भेजा गया। तो कुल मिला के अजमेर में इन हथियारों के जखीरे की रक्षा के लिए डीसा से यूरोपियन टुकड़ी को बुलाया गया। हालांकि डीसा से यूरोपियन टुकड़ी को एजेंट टू गवर्नर जनरल के द्वारा बुलाया गया, लेकिन ये टुकड़ी पहुंचती इससे पहले कर्नल डिक्सन के द्वारा ब्यावर से दो मेयर रेजिमेंट टुकड़ी को बुला लिया गया। इसके अलावा तख्त सिंह के द्वारा भी कुशलराज सिंघवी के नेतृत्व में घुड़सवार सैनिक भेज दिए गए। किसकी रक्षा के लिए? तो अजमेर में इन हथियारों की रक्षा के लिए। तो पहले तो अजमेर के हथियारों जो पड़े थे इनको कवर किया गया अंग्रेजों के द्वारा, मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा। और यहां से एक जो टुकड़ी थी 15वीं बंगाल, इसे नसीराबाद भेज दिया गया। इसे कहां भेज दिया गया? नसीराबाद भेज दिया गया। अच्छा, आगे क्या होता है? नसीराबाद इस टुकड़ी को भेजा गया 15वीं बंगाल को। पंद्रहवीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, इस टुकड़ी को भेजा गया। और पहले से ही यहां दो टुकड़े और मौजूद थी। एक टुकड़ी थी 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, और एक टुकड़ी जो थी वो थी फर्स्ट बंबई लांसर्स। तो कुल मिला के नसीराबाद छावनी में 3 टुकड़ियां हो चुकी थी, 15वीं बंगाल, 30वीं बंगाल और एक बंबई लांसर्स। अच्छा, हुआ क्या? नसीराबाद छावनी का जो अधिकारी था, एक अंग्रेज अधिकारी, और उस अंग्रेज अधिकारी का नाम था पिचाई। इस अंग्रेज अधिकारी पिचाई के द्वारा, ठीक है, कहते हैं कि बंगाल के 15वीं बंगाल, ये 30वीं बंगाल और बंबई के जो ये सैनिक थे, टुकड़ियां थी, इन टुकड़ियों को शपथ दिलाई जा रही थी। शपथ ये दिलाई जा रही थी कि जो भी क्रांतिकारी हैं उन सभी का हमें क्या करना है? दमन करना है। उन सभी का हमें क्या करना है? दमन करना है। कहते हैं इस 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो टुकड़ी है, इसका एक सैनिक था, और सैनिक का नाम था बख्तावर सिंह। सैनिक का नाम क्या था? बख्तावर सिंह। इस बख्तावर सिंह के द्वारा पिचाई से क्वेश्चंस पूछे गए, और पिचाई जो है इसका संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। और ये घटना जो है लगभग वो आपके 27 मई 1857 की है। इसके एक दिन बाद बख्तावर सिंह, मतलब 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, इन दोनों ही टुकड़ियों ने नसीराबाद में जम के विद्रोह कर दिया, और 28 मई 1857 को क्रांति का ऐलान कर दिया नसीराबाद में। कहते हैं नसीराबाद में क्रांति का ऐलान कर दिया गया। तोप खाने के ऊपर, ठीक है,
जो सैनिक थे 15वीं बंगाल और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री टुकड़ी, इनका अधिकार हो गया। दो लोग थे, एक का नाम था न्यूबरी और एक का नाम था स्पॉटिसवुड। इन दोनों अंग्रेज अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया गया, दोनों को मार दिया गया। इन दोनों को मारने के बाद कहते हैं 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री टुकड़ी और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री टुकड़ी जो है, इनके सैनिक यहां से दिल्ली की ओर कूच कर गए। इसकी ओर कूच कर गए, दिल्ली की ओर कूच कर गए। कहते हैं वहां दिल्ली में जाके अंग्रेजों से लड़ाइयां भी लड़ी, कुछ इन्होंने जीता, किंतु बाद में अंततः इन्हें हार का सामना करना पड़ा। इन्हें किसका सामना करना पड़ा? हार का सामना करना पड़ा। ये आपके नसीराबाद छावनी के 1857 की क्रांति समाप्त, सिर्फ इतनी सी है। इसमें थोड़ा सा आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट बंबई लांसर्स जो ये टुकड़ी है, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। इन्होंने किसका साथ दिया? अंग्रेजों का साथ दिया। ये अंग्रेजों के विश्वासी बने रहे, जबकि दो टुकड़ियों ने ही नसीराबाद छावनी में विद्रोह किया था। ठीक है, 15वीं बंगाल और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री टुकड़ी ने। ठीक है, मुख्य कर्ता धर्ता कौन था? तो आपको याद रखना है बख्तावर सिंह। ठीक है, जो दो लोग मारे गए, एक न्यूबरी और एक स्टॉपिसवुड। ठीक है, मुख्य अधिकारी कौन था? तो पिचाई। कौन था? पिचाई था। तो ये थोड़े से ध्यान में रख लेना, यहां से सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद अगला जो विद्रोह है वो आपके हैं नीमच। और नीमच में जो विद्रोह होता है वो होता है आपके 3 जून 1857 को। 3 जून से 8 जून 1857 तक, दोनों ही डेट याद रखनी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 3 जून से 8 जून 1857 तक। नीमच का जो अधिकारी होता है उसका नाम होता है कर्नल एबॉट। कर्नल एबॉट। कहते हैं नीमच में कर्नल एबॉट के द्वारा, नीमच में कर्नल एबॉट के द्वारा कहते हैं कि जो यहाँ के सैनिक थे उन सैनिकों को शपथ दिलाई जा रही थी। वहां एक व्यक्ति थे, घुड़सवार सैनिक था। ठीक है, इसका नाम था मोहम्मद अली बेग। ये मोहम्मद अली बेग जो था वो अवध का घुड़सवार था। इन्होंने बोला कि तुम लोगों ने जो वादे किए थे, तुम लोगों ने जो शपथ ली थी, तुम लोग क्या अपने वादों पे कायम रहे जो हम रहे? तुम लोग जब वादे पे कायम नहीं रहे तो हम कैसे रह सकते हैं? ऐसी बातचीत चली, और ये बातचीत चली इसके एक दिन पहले 2 जून को। तो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। कहते 2 जून को ये बातचीतें चली। ठीक है, कर्नल एबॉट जो है अली बेग के क्वेश्चंस का ढंग से जवाब दे नहीं पाया। इसी कारण से 3 जून 1857 को रात्रि में अली बेग और इसके साथ साथ हीरा सिंह, इसके साथ साथ हीरा सिंह, इन दोनों लोगों के नेतृत्व में नीमच में विद्रोह कर दिया जाता है। इन दोनों के नेतृत्व में नीमच में विद्रोह कर दिया जाता है। कहते हैं नीमच का जो किलेदार था वो था मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड भी, ठीक है, किले की रक्षा नहीं कर पाया। मैकडोनाल्ड इन क्रांतिकारियों को रोक नहीं पाया। कहते हैं बैंड बाजों के साथ ये क्रांतिकारी नीमच से कूच कर जाते हैं। नीमच में सैनिकों को मार के, अंग्रेजों को मार के, अंग्रेजी सैनिकों को मार के आगे कूच कर जाते हैं। कहते हैं कई अंग्रेज परिवारों को यहां से भगना पड़ता है। इन्हें पता पड़ता है
कि सावर्स जो है वो बेतला के बख्त सिंह, बेतला के बख्त सिंह के साथ अपनी सेना लेकर आ रहा है हमारे विद्रोह को दबाने के लिए। कहते हैं कि अली बेग और हीरा सिंह, इन दोनों की सेनाओं ने जोरदार तरीके से सावर्स पे हमला किया। सावर्स जान बचा के यहां से भगा 40 अंग्रेज परिवारों के सहित। और कहते हैं एक स्थान पड़ता है डूंगला, डूंगला नामक स्थान पे रूगाराम, रूगाराम के घर 40 अंग्रेजों को, जिसमें स्त्री, बच्चे, पुरुष सब शामिल थे, इन 40 अंग्रेजों को रूगाराम के द्वारा शरण दी जाती है। और यहां से भक्का सावर्स मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह के पास जाता है। कहता है स्वरूप सिंह इसको माला पहना के इसका स्वागत करता है। और ये जो डूंगला जो कि चित्तौड़ में पड़ता है उदयपुर के पास, वहां से इन 40 अंग्रेज परिवारों को सुरक्षित मंगवाता है, बुलवाता है। और उदयपुर के अंदर जो पिछोला झील है, इस पिछोला झील में एक महल स्थित है जिसे जग मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस जग मंदिर में 40 अंग्रेज परिवारों को शरण दी गई थी। ठीक है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, 40 अंग्रेज परिवारों को शरण दी गई थी, किसके नेतृत्व में? तो याद रखना गोकुल मेहता के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में दी गई थी? तो गोकुल मेहता के नेतृत्व में दी गई थी। सीधा सीधा क्वेश्चंस बनना है, ये थोड़ा सा आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है। तो कुल मिला के नीमच में 3 जून 1857 से लेकर 8 जून 1857 के बीच क्रांति का आगाज किया जाता है। 8 जून को समाप्त हो जाती है लगभग। कर्नल एबोट कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, अली बेग जो कि घुड़सवार था, किंतु मामला बैठा नहीं। ठीक है, तो अली बेग और हीरा सिंह यहाँ पे क्रांति का आगाज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से ठीक है किलेदार मैकडोनाल्ड भी इनको रोक नहीं पाता है। ठीक है, सावर्स की सेना को भी हार का सामना करना पड़ता है, भगना पड़ता है मजबूरन। ठीक है, 40 अंग्रेज परिवार जो डूंगला नामक चित्तौड़ में गांव पड़ता रूगाराम के घर पे शरण लेते हैं। स्वरूप सिंह के पास जब ये जाता है सावर्स, तो इसका माला पहना के स्वागत किया जाता है। बाद में कहते हैं ठीक है कि इन 40 अंग्रेज परिवारों को बुलाकर पिछोला झील जग मंदिर में शरण दी जाती है। ये क्वेश्चंस बहुत बार आ चुका है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, इस पिछोला झील में 2 लोगों को शरण दी गई, एक तो इन 40 अंग्रेज परिवारों को, इसके साथ साथ याद रखना है आप लोगों को कि इसी जग मंदिर में शाहजहां को भी शरण दी गई थी। ये क्वेश्चंस कई बार आ चुका है। तो 2 लोगों को शरण दी गई, दोनों को इन जग मंदिर में ही दी गई है। शाहजहां को तो शरण दी गई थी कर्ण सिंह के समय, जबकि स्वरूप सिंह के समय ठीक है इन 40 अंग्रेजों को दी गई थी। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। यहाँ ठीक है शरणकर्ता कौन था? गोकुल मेहता था, जबकि डूंगाला में कौन था? तो रूगाराम था। कौन था? रूगाराम था। कहते हैं बाद में ठीक है स्वरूप सिंह सावर्स जो है ठीक है, ये सावर्स यहाँ से भगता है। ठीक है, यहाँ से वापस से आता है और यहाँ से एक तो मेवाड़ की सेना लेके आता है। इधर एजेंट टू गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस जो है वो कोटा और बूंदी इन दोनों की सेना को भी आदेश दे देता है कि भाई आप लोगों को जो है सावर्स की सेना के साथ जाना है और नीमच में जो विद्रोह हो गया इसको क्या करना है? समाप्त करना है। यहां से ये सारी सेनाएं जाती है और नीमच में विद्रोह का दमन करती है। नीमच में विद्रोह का दमन करती है। बस खास विशेषता क्या रही वो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ के क्रांतिकारी नीमच से भगे, सावर्स को इनको पीटा और यहां से सावर्स को भगना पड़ा। इसके बाद ये क्रांतिकारी यहां रुके नहीं। इसके बाद ये क्रांतिकारी ठीक है हमीरगढ़ गए, हमीरगढ़ के बाद चित्तौड़ गए, चित्तौड़ के बाद ये क्रांतिकारी शाहपुरा गए, शाहपुरा के बाद ये क्रांतिकारी देवली गए, देवली के बाद ये क्रांतिकारी टोक गए, टोक के बाद ये क्रांतिकारी आगे आगरा गए
और आगरा जाने के बाद यही क्रांतिकारी दिल्ली जाते हैं, दिल्ली पहुंच जाते हैं। और दिल्ली में 14 जुलाई, 18 जुलाई और 20 जुलाई 1857 को भयंकर युद्ध करते हैं और वहां इन्हें हार का सामना करना पड़ता है। वहां इन्हें किसका सामना करना पड़ता है? हार का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार नीमच में 1857 की क्रांति का आगाज व अंत हुआ। अब ये तीनों डेट पूछी जा चुकी है, 14 जुलाई, 18 जुलाई और 20 जुलाई कि नीमच के क्रांतिकारियों ने दिल्ली में आक्रमण कब कब किया? तो 14 जुलाई, 16 जुलाई और 14 जुलाई, 18 जुलाई और 20 जुलाई 1857 को किया। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसी बीच आप लोगों को दो चार चीजें जो याद रखनी है, इसमें एक तो याद रखना है देवली और एक याद रखना है टोक। देवली में नीमच के क्रांतिकारी पहुंचे और नीमच के क्रांतिकारी जब पहुंचते हैं तो देवली में भी पहले से सैनिक होते हैं। ये क्रांतिकारी मिलकर 10 जून 1857 को देवली में क्रांति कर देते हैं। टोक में इन्हीं क्रांतिकारियों के द्वारा 14 जून 1857 को क्रांति कर दी जाती है, नीमच के ही क्रांतिकारियों के द्वारा। अब टोक का जो नवाब होता है वो होता है वजीर उद्दौला। बता चुका हूं मैं पहले भी कि टोक का शासक जो होता है वो कौन होता है? वजीर उद्दौला होता है 1857 की क्रांति में। वजीर उद्दौला अंग्रेजों का साथी था, अंग्रेजों की सहायता करता था, किंतु वजीर उद्दौला के जो मामा थे, ठीक है, वजीर उद्दौला के जो मामा थे मीर आलम और इनके साथ साथ नासिर खान, ये दोनों के दोनों जो हैं वो क्रांतिकारियों का साथ देते हैं। और ये क्वेश्चंस पूछा जा चुका है आप लोगों के, ठीक है, कि टोक में 1857 की जो क्रांति हुई उसमें वजीर उद्दौला ने तो अंग्रेजों का साथ दिया, किंतु क्रांतिकारियों का साथ किन किन ने दिया? तो याद रखना वजीर उद्दौला के मामा मीर आलम व कुछ सैनिक टुकड़ी आदि सेना थी लगभग, और इसके साथ साथ नासिर खां। इन दोनों के द्वारा 1857 की क्रांति में टोक के ओर से क्रांतिकारियों का साथ दिया जाता है। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद करना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा टोक के बारे में दो चार चीजें और याद कर लो, ठीक है, कि भाई टोक में हमें ये पता पड़ गया कि क्रांति की शुरुआत 14 जून 1857 को हुई। कुछ किताबों में 8 जून लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो 8 जून आ जाए या 14 जून आ जाए, दोनों में से एक डेट आएगी, किसी को भी राइट कर देना, ठीक है। दोनों में से एक ही डेट आएगी, किसी को भी राइट कर देना। कुछ किताबों में 8 जून है, कुछ किताबों में 14 जून है। टोक के नवाब कौन थे? तो वजीर उद्दौला थे। वजीर उद्दौला ने अंग्रेजों का साथ दिया, ठीक है, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, जबकि वजीर उद्दौला के मामा और वजीर उद्दौला की, ठीक है, लगभग हाफ सेना, आधी सेना, और इसके अलावा नासिर खां, इन्होंने क्रांतिकारियों का साथ दिया। आगे जब मैं तात्या टोपे पढ़ाऊंगा तो मीर आलम और नासिर खां के द्वारा, ठीक है, इन दोनों के द्वारा अगर बात की जाए तो याद रखना मीर आलम नाम है ना, इन दोनों के द्वारा तात्या टोपे की भी सहायता की जाती है। थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, पूछा जा सकता है। एक पुस्तक है, ठीक है, पुस्तक का नाम है आजमाइश, और ये पुस्तक जो है वो मोहम्मद मुजीब की पुस्तक है, आजमाइश। मोहम्मद मुजीब की आजमाइश पुस्तक में ये लिखा हुआ है कि टोक में जो 1857 की क्रांति हुई थी, इसमें स्त्रियों ने भी भाग लिया, महिलाओं ने भी भाग लिया। अब आपकी एक तो ये
पुस्तक पूछी जा सकती है कि आजमाइश किसकी है, तो आपको बताना है मोहम्मद मुजीब की है। और ये कि ये पूछा जा सकता है कि भाई कहाँ पे महिलाओं ने भाग लिया था, तो टोक में लिया था, किस पुस्तक से पता पड़ता है, तो आपको बताना है आजमाइश पुस्तक से। अच्छा, इसी प्रकार एक और पुस्तक है, एक पुस्तक है गदर की सुबह और शाम, और ये पुस्तक है ख्वाजा हसन हसन निजामी, ख्वाजा हसन निजामी की। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है कि गदर की सुबह और शाम, ये पुस्तक किसकी है, तो याद रखना ख्वाजा हसन निजामी की पुस्तक है। अच्छा, खास विशेषता क्या है इसकी, तो ख्वाजा हसन निजामी की जो ये पुस्तक है, इस पुस्तक में एक बहुत ही गजब बात की गई है। बात ये की गई है कि टोक के नेताओं के द्वारा दिल्ली के जो मुगल शासक थे और हमारे 1857 की क्रांति के जो नेतृत्व करता थे बहादुर शाह जफर सेकंड, इनको 5 रुपए का नजर भेंट किया गया। और ये किसमें लिखा हुआ है, तो ये गदर की सुबह और शाम नामक एक पुस्तक है जो कि ख्वाजा हसन निजामी की पुस्तक है। ये ध्यान रखना, ये ख्वाजा हसन निजामी है। तो ख्वाजा हसन निजामी की पुस्तक है गदर की सुबह और शाम। इस पुस्तक में लिखा हुआ है कि 1857 की क्रांति के जो नेतृत्व करता थे बहादुर शाह जफर सेकंड, उनको 5 रुपए का नजराना दान किया गया, नजराना भेंट किया गया, सॉरी दान नहीं, भेंट किया गया। किस पुस्तक में लिखा हुआ है, तो याद रखना किस पुस्तक में लिखा हुआ है, गदर की सुबह और शाम। अब हो सकता है देखो इतना डिटेल में पूछा जाए ना पूछा जाए, फिर भी याद कर लेना, ठीक है। हो सकता है ये पूछा जा सकता है कि गदर की सुबह शाम पुस्तक किसकी है, तो ख्वाजा हसन निजामी की है, और आजमाइश पुस्तक किसकी है, तो मोहम्मद मुजीब की पुस्तक है। तो ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। एक क्रांति हुई हमारे अजमेर में, और अजमेर में जो क्रांति हुई वो हुई 9 अगस्त, ये डेट मोस्ट इंपोर्टेंट, 9 अगस्त 1857 को। ये बहुत बार पूछी जा चुकी है कि अजमेर में क्रांति कब हुई, 9 अगस्त 1857 को हुई। अच्छा, खास क्या विशेषता रही है इसकी भी, यहां क्रांति जो की गई वो कैदियों के द्वारा की गई। पहली बात, 50 कैदियों के द्वारा एक क्रांति की गई, कैदी भग गए जेल से क्रांति करके। हाँ, बाद में ज्यादा फैली नहीं क्रांति, ठीक है, फैली नहीं, पुलिस ने पकड़ लिया, ठीक है, और कुछ लोगों को जो है मौत के घाट उतार दिया, अधिकांश को तो मार दिया पुलिस ने, ठीक है, अजमेर के जंगलों में भग गए और अधिकांशों को पुलिस ने मौत के घाट उतार दिया। तो 50 लोगों ने की थी ये क्रांति, ठीक है, वो कैदियों के द्वारा की गई थी, ज्यादा फैली नहीं, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। अच्छा, एक व्यक्ति है, इसका नाम है पिचाड़, इसकी एक पुस्तक है द म्यूटिनी इन राजस्थान। द म्यूटिनी इन राजस्थान जो पुस्तक है, इस पुस्तक में पिचाड़ के द्वारा ये कहा जाता है, और ये बहुत सच बात कही है, पिचाड़ के द्वारा ये कहा गया इस पुस्तक में, अगर अजमेर में क्रांतिकारियों का अधिकार हो जाता, क्रांतिकारियों का अधिकार हो जाता, अगर अजमेर में क्रांतिकारियों का अधिकार हो जाता तो क्या होता, तो जितने भी शासक हैं राजस्थान के, वो सभी के सभी क्रांतिकारियों का साथ देते, वो सभी के सभी क्रांतिकारियों का साथ देते। अब जैसे नसीराबाद छावनी में, ठीक है, विद्रोह हुआ, लेकिन नसीराबाद छावनी के सैनिक
उन्हें पता था कि अजमेर में हथियारों का जखीरा पड़ा है, क्योंकि 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री टुकड़ी यहीं से गई थी नसीराबाद। किंतु उन लोगों की सबसे बड़ी भूल या गलती क्या रही, वो दिल्ली की ओर कूच कर गए। अगर वो अजमेर आकर और फिर दिल्ली जाते तो हो सकता है कि 1857 में ही भारत अंग्रेजों से आजाद हो जाता। राजाओं से होता या नहीं होता वो बात अलग है, लेकिन अंग्रेजों से आजाद हो जाता। इसी कारण पिचाड़ के द्वारा ये कहा गया कि अगर अजमेर में क्रांतिकारियों का अधिकार हो जाता तो जितने भी राजा है वो क्रांतिकारियों का साथ देते। कौन सी पुस्तक है, तो याद रखना, द म्यूटिनी इन राजस्थान। द म्यूटिनी इन राजस्थान में पिचाड़ के द्वारा ये कथन कहा गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, इसमें ये ध्यान रख लेना 50 कैदियों ने किया था और 9 अगस्त 1857 कैदी याद रख लेना, 9 अगस्त याद रख लेना, और पिचाड़ की ये पुस्तक याद रख लेना। ठीक है, इन म्यूटिनी इन द राजस्थान, द म्यूटिनी इन राजस्थान। अगली जो क्रांति हुई वो आपकी हुई एरिनपुरा। एरिनपुरा छावनी की क्रांति, और ये क्रांति हुई आपके 21 अगस्त 1857 को। अच्छा, होता क्या है, एरिनपुरा छावनी में जोधपुर के ही सैनिक अधिकतर भाग लेते हैं, और जोधपुर के जो सैनिक थे, जोधपुर के खासकर कौन से सैनिक, तो घुड़सवार सैनिक। इन घुड़सवार सैनिकों पर, इनकी योग्यता पर सवाल खड़े कर दिए गए अंग्रेजों के द्वारा। किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। इन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। इन्हें क्या घोषित कर दिया गया, अयोग्य घोषित कर दिया गया। कहते हैं जब अंग्रेजों के द्वारा एरिनपुरा के सैनिकों को अयोग्य घोषित कर दिया गया तो इन्हें परीक्षण के लिए माउंट आबू भेजा गया। कहां भेजा गया, माउंट आबू भेजा गया। ये वहां परीक्षण कर रहे थे माउंट आबू में। उसी समय वहां के सैनिकों को पता पड़ता है, और इसमें मुख्य जो करता धरता है उनमें है मोतीलाल, शीतल प्रसाद और तिलक राय। इन 3 लोगों के द्वारा नेतृत्व किया जाता है एरिनपुरा छावनी के विद्रोह का। अब ये क्वेश्चंस भी पूछा जा चुका है आप लोगों के, ठीक है, कि एरिनपुरा छावनी में जो विद्रोह हुआ था माउंट आबू में, वहां उस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे, तो मोती खां, शीतल प्रसाद और तिलक राय थे। इन तीनों लोगों के द्वारा विद्रोह किया जाता है, और कहते हैं यहीं पे माउंट आबू में पैट्रिक लॉरेंस के पुत्र मौजूद थे। किसके पुत्र मौजूद थे, पैट्रिक लॉरेंस के पुत्र मौजूद थे, जिनका नाम था अलेक्जेंडर। कहते हैं इस अलेक्जेंडर की हत्या कर दी जाती है, इसको मौत के घाट उतार दिया जाता है, और वहां से सैनिक माउंट आबू से भागते हैं, कूच करते हैं, और कूच करते हुए ये खरवा नामक स्थान पर, अजमेर के पास पड़ता है खरवा, खरवा नामक स्थान पर कहते हैं कुशाल सिंह से मिलते हैं, कुशाल सिंह चंपावत, जो कि आउआ का ठिकानेदार या ठाकुर था, कुशाल सिंह चंपावत। ठीक है, तो कहते हैं ये कुशाल सिंह चंपावत से कहां मिलते हैं, तो खरवा नामक स्थान पे मिलते हैं, ब्यावर के पास पड़ता है खरवा, कुशाल सिंह चंपावत से। अब कुशाल सिंह चंपावत से मिलते हैं तो जोधपुर लीजन टुकड़ी के सैनिक और कुशाल सिंह चंपावत के सैनिक दोनों एक हो जाते हैं। कुशाल सिंह चंपावत जो था वो तख्त सिंह का सामंत था, तख्त सिंह का विद्रोही सामंत था। ठीक है, विद्रोही सामंत इसलिए क्योंकि तख्त सिंह की नीतियां उसे समझ में नहीं आती थी, तो हमेशा उसका विद्रोही रहा। तो तख्त सिंह का विद्रोही सामंत था कुशाल सिंह चंपावत। कहते हैं इन्हीं की एक कुल देवी थी, और कुल देवी का नाम था सुगाली माता, सुगाली माता।
और यही सुगाली माता 1857 के क्रांतिकारियों की कुल देवी रही। यही सुगाली माता 1857 के क्रांतिकारियों की कुल देवी रही। कहते हैं सुगाली माता के लगभग 10 तो सिर है और 54 हाथ हैं, तो इन्हें 10 सिर व 54 हाथ वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं अंग्रेज जो है जब कुशाल सिंह चंपावत को पराजित करते हैं तो सुगाली माता की जो मूर्ति है पहले कलकत्ता ले जाते हैं, फिर उसके बाद अजमेर म्यूजियम में भी रखा जाता है। फिर उसके बाद कहते हैं कि वर्तमान में सुगाली माता की मूर्ति कहाँ स्थित है, 10 हाथ और 54 सिर वाली, 10 सिर और 54 हाथ वाली। तो याद रखना ये मूर्ति अभी, ठीक है, पाली के अंदर बांगड़ म्यूजियम में है और बांगड़ म्यूजियम में रखा हुआ है। तो ये मूर्ति आज वर्तमान में बांगड़ म्यूजियम में पड़ी है पाली में। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, कई बार पूछ लिया जाता है। अच्छा, खास विशेषता क्या हुई, तो खरवा में जोधपुर लीजन टुकड़ी जो थी एरिनपुरा छावनी की, उनके सैनिक कुशाल सिंह चंपावत से मिल जाते हैं और वहां से कहां आ जाते हैं, आउवा आ जाते हैं। और आउवा आकर यहां ये 3 युद्ध लड़ते हैं। एक युद्ध है बिठोड़ा का युद्ध, बिठोड़ा का युद्ध। एक युद्ध है आपके चेलावास का युद्ध, चेलावास का युद्ध। और इसी चेलावास के युद्ध को गोरोए व कालो के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। एक तो हो गया बिठोड़ा का युद्ध, एक हो गया चेलावास या गोरे कालो का युद्ध, ठीक है, और एक हो गया आपके आउवा का युद्ध, आउवा का युद्ध। 3 युद्ध होते हैं और इनकी डेट याद रख लेना लगभग, ठीक है। ये होता है आपके 8 सितंबर 1857 को, ये होता है 18 सितंबर 1857 को, और ये होता है 20 जनवरी 1858 को। ये 58 को होता है, ये ध्यान रखना, ये 57 को नहीं होता है, ठीक है। बिठोड़ा का जो युद्ध होता है ये किस किस के बीच में होता है, तो देखो बिठोड़ा का युद्ध अंग्रेजों में तो यदि बात की जाए तो अंग्रेज की ओर से एक तो होता है कैप्टन हिटकोट और सेकंड तख्त सिंह जो कि जोधपुर के शासक होते हैं, इनकी ओर से कुशल राज सिंघवी को भेजा जाता है और ओनाड सिंह को भेजा जाता है, ओनाड सिंह। और दूसरी ओर वर्सेस किस किस के बीच में हो रहा है, तो अंग्रेज की ओर से तो हिटकोट आ गया, और हिटकोट आपको पता ही है जोधपुर लीजन जो टुकड़ी थी, जोधपुर लीजन जो टुकड़ी थी उसका अधिकारी था कैप्टन हिटकोट, बता चुका हूं मैं आपको पहले, ठीक है। तो कैप्टन हिटकोट आ गया, कुशलराज सिंघवी और ओनाड सिंह। अब कुछ किताबों में ओनाड सिंह को अनार सिंह लिखा हुआ है, तो अनार आ जाए चाहे ओनाड आ जाए, आपको क्वेश्चन राइट करना है, अनार आए चाहे ओनाड आए, ठीक है। तो यही अनार है, यही ओनाड है, ठीक है। तो ओनाड सिंह, कुशलराज सिंघवी और कैप्टन हिटकोट। अच्छा, होता क्या है इधर अगर बात की जाए तो इधर आउवा का ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की सेना और इसके साथ साथ जोधपुर लीजन टुकड़ी, जोधपुर लीजन टुकड़ी, इनकी सेना होती है। भयंकर युद्ध होता है, घमासान युद्ध होता है, और इन युद्ध में कैप्टन हिटकोट मारा जाता है, कुशलराज सिंघवी मारा जाता है, ओनाड सिंह मारा जाता है। विजय किसकी हो जाती है, तो याद रखना कुशाल सिंह और जोधपुर लीजन टुकड़ी की हो जाती है। कुछ समय बाद, लगभग 10 दिन बाद वापस से सेना भेजी जाती है अंग्रेजों के द्वारा, और अब के अंग्रेजों की ओर से लड़ने खुद एजेंट तो गवर्नर जनरल आते हैं अपनी सेना लेकर। अंग्रेजों की ओर से लड़ने कौन आते हैं, तो एजेंट तो गवर्नर जनरल आता है खुद अपनी सेना लेकर, ठीक है, पैट्रिक लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस। और इसके अलावा जो जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था
मैक मौसन, मैक मौसन ये खुद भी आता है। अब इधर तो ये गोरे गोरे हो गए आपके, आपके कोई भारतीय लड़ने नहीं आया, सिर्फ गोरे गोरे लड़ने आए वर्सेस भाई कुशाल सिंह चंपावत और जोधपुर लीजन टुकड़ी। इनके बीच में भयंकर युद्ध होता है। अच्छा, इस युद्ध में क्या होता है, इस युद्ध में ये पैट्रिक लॉरेंस जो होता है एजेंट टू गवर्नर जनरल, ये तो भग जाता है, क्योंकि मरने वाला होता है उससे पहले भग जाता है ये अपनी जान बचा के। और इधर मैक मौसन मारा जाता है। कहते मैक मौसन की गर्दन को काटकर जो आउवा का किला होता है उसके दरवाजे पर, मेन जो दरवाजा होता है उस पर टाक दिया जाता है। और इस युद्ध में भी कुशाल सिंह चंपावत और जोधपुर लीजन टुकड़ी की क्या हो जाती है, विजय हो जाती है। अब होता क्या है, इसी बीच तख्त सिंह को कुशाल सिंह चंपावत से बहुत डर लगने लग जाता है, भयंकर डर। कहते हैं मेहरानगढ़ जो दुर्ग था उस दुर्ग पे बारूद पड़ा था, और उस दुर्ग पे बारूद पड़ा था। कहते हैं रात को जब तख्त सिंह सो रहा होता है तो कहते हैं उस बारूद के ढेर में आग लग जाती है, बिजली गिर जाती है। और बिजली गिरने के कारण जो मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर था वो मंदिर उड़ जाता है, वापस से बनाया जाता है उस मंदिर को। लेकिन जब वो बिजली गिरती है उस बारूद के ढेर में और एक भयंकर विस्फोट होता है, कहते हैं तख्त सिंह वहां से भग जाता है। लगभग वहां से 20-22 किलोमीटर घोड़ा लेके भग जाता है। उसको ये डर सताता है, उसको ऐसा लगता है कि आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने उस पर आक्रमण कर दिया। ये ऐसा शासक था तख्त सिंह। भग गया, उसके सैनिक लाइव पीछे भग रहे, अरे भाई साहब कटा भाग रहे हो, रुको थोड़ा सा। बोला कई हुए हो, बोला हुए हो यानी कि बिजली गिरी तख्त सिंह आक्रमण कौन करियो, सॉरी कुशाल सिंह आक्रमण कौन करियो है। ले फिर आता है, फिर आके वापस सोता है। ये हालत लगेगी, मतलब कुशाल सिंह चंपावत से तख्त सिंह को इतना डर, और इधर ये एजेंट तो गवर्नर जनरल ये डर के मारे बैठा हुआ है। इसकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वापस से आक्रमण कर ले या वापस से जीत ले। ये तो दिल्ली से आपके एक सेनापति, एक अधिकारी को और भेजा जाता है, दिल्ली से सैनिक टुकड़ी लेके भेजा जाता है कुशाल सिंह चंपावत को हराने के लिए। किसके नेतृत्व में, तो कर्नल होम्स के नेतृत्व में भेजा जाता है। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो 20 जनवरी 1858 कर्नल होम्स और इसके साथ साथ वापस से एजेंट तो गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस, इनकी संयुक्त सेनाएं, और इधर वही कुशाल सिंह चंपावत, कुशाल सिंह चंपावत देखो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये दिख रहा होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता पड़ रहा है कि आप लोगों को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। लेकिन मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आप लोगों को दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो कुछ वॉइस पे काम कर लेना मेरी। इधर कर्नल होम्स और एजेंट टू गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस, इन दोनों की संयुक्त सेना, इधर कुशाल सिंह चंपावत और इसके साथ साथ जोधपुर लीजन टुकड़ी की सेना, घमासान युद्ध होता है। अब इस युद्ध में ऐसा होता है कि कर्नल होम्स और पैट्रिक लॉरेंस की सेना विजय हो जाती है आपके, किंतु यहां से कुशाल सिंह चंपावत को मजबूरन भगना पड़ता है। कहते हैं कुशाल सिंह चंपावत जो है अपने भाई, जो कि लांबिया का जागीरदार था, ठाकुर था,
पृथ्वी सिंह, ये पृथ्वी सिंह को सारी सेना सौंप कर यहां से भग जाता है कुशाल सिंह चंपावत, और यहां से भगकर ये जाता है सलुम्बर। सलुम्बर से ये जाता है कोठरिया गांव, और कोठरिया गांव के रावत जोध सिंह के घर पर, जोध सिंह के द्वारा इसे शरण दी जाती है। रावत जोध सिंह के द्वारा शरण दी जाती है। अब ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, कि कुशाल सिंह चंपावत को आउवा के युद्ध में भगने के बाद किस ठिकानेदार के द्वारा शरण दी गई थी? तो याद रखना कोठरिया ठिकाना है, और इस कोठरिया ठिकाने के रावत जोध सिंह के द्वारा, रावत कोठरिया ठिकाने के रावत जोध सिंह के द्वारा शरण दी जाती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, किसके द्वारा? तो रावत जोध सिंह के द्वारा शरण दी जाती है। कहते हैं यहां से भगकर फिर उदयपुर जाता है, उदयपुर से आगे भगकर नीमच चला जाता है, कई समय तक भटकता रहता है, किंतु लगभग 1860 में इसके द्वारा आत्म समर्पण कर दिया जाता है। इसको ये कह दिया जाता है कि भाई आप गलत होंगे तो ही हम आपको सजा देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। तो ये मजबूरन होकर 1860 के अंदर, ठीक है, नीमच के आसपास अपने आप को सरेंडर कर देता है या आत्मसमर्पण कर देता है। कौन? कुशाल सिंह चंपावत। अब इसने गलत किया या नहीं किया, इसके लिए एक आयोग बिठाया जाता है जांच के लिए, ठीक है, जांच के लिए एक आयोग बिठाया जाता है, इसका नाम होता है टेलर आयोग। टेलर आयोग। और टेलर आयोग की जांच के बाद कहते हैं ठीक है इसे क्षमा कर दिया जाता है, और क्षमा करने के बाद कुशाल सिंह चंपावत की लगभग अगर बात की जाए तो 1864 में मृत्यु हो जाती है। 1864 में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो ये थोड़ा सा एक क्रम है जो आपको याद रखना है, ठीक है, कि एलिनपुरा छावनी के जो सैनिक हैं वो सारे के सारे सैनिक 21 अगस्त को 1857 की क्रांति की शुरुआत करते हैं माउंट आबू से। 3 नेतृत्वकर्ता होते हैं इसके। 3 नेतृत्वकर्ता कौन है? तो मोती, शीतल और तिलक। अलेक्जेंडर की वहां हत्या कर दी जाती है और वहां से कूच करते हैं, और खरवा के निकट इन्हें कुशाल सिंह चंपावत मिल जाता है। कुशाल सिंह चंपावत और ठीक है जोधपुर लीजन टुकड़ी, इन दोनों के सैनिक मिलकर विठोड़ा के युद्ध में 8 सितंबर 1857 को अंग्रेज कैप्टन हिटकोट, कुशलराज सिंघवी और ओनाड सिंह, इन तीनों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और इसमें कुशाल सिंह चंपावत और जोधपुर लीजन टुकड़ी की विजय हो गई। वापस से 10 दिन बाद 18 सितंबर को चेलावास का युद्ध होता है। इसे गोरे कालों के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखना है। अंग्रेज आपके एजेंट तो गवर्नर जनरल खुद आता है, पैट्रिक लॉरेंस अपनी सेना लेकर, और एक मैकमोसन जो कि पॉलिटिकल एजेंट था। कहते हैं पैट्रिक लॉरेंस तो डर के भग जाता है, और मैकमोसन को मार मुरा के उसकी गर्दन काट के आउवा के किले पे लटका दी जाती है। और इस युद्ध में भी कुशाल सिंह चंपावत और जोधपुर लीजन टुकड़ी की विजय हो जाती है। वापस से आउवा का युद्ध होता है 20 जनवरी 1858 को। आपके होम्स आता है खुद दिल्ली से सेना लेकर, एजेंट टू गवर्नर जनरल की सेना होती है। यहां से कुशाल सिंह चंपावत को भगना पड़ता है आपके, और आपके अंग्रेजों की विजय होती है। यहां से वो सलुम्बर जाता है, सलुम्बर से आगे वो कोठरिया गांव जाता है, वो कोठरिया गांव से उदयपुर, फिर नीमच, और नीमच में अपने आप को 1807 में समर्पण कर देता, आत्मसमर्पण कर देता है अंग्रेजों को। टेलर आयोग गठित किया जाता है जांच के लिए। उसमें ये देखा जाता है कि भाई कुशाल सिंह चंपावत का जो युद्ध था वो अंग्रेजों से नहीं था, तख्त सिंह से था, जोधपुर के शासक से था। तो इसे क्षमा कर दिया जाता है। बाद में 1864 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है जो आने लायक है, वो थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है।
यहां जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या हो सकता है कि जो कुशाल सिंह चंपावत था ना, इस कुशाल सिंह चंपावत की सहायता किन किन लोगों ने की और ये कहां कहां के ठिकाने रहा थे। तो देखो, हाँ, तो एक तो थे आपके लांबिया के पृथ्वी सिंह, एक थे आपके आलनिया के, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूं, ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में भी आ चुका है, सेकंड ग्रेड में भी आ चुका है और आगे भी आएगा, इसलिए इसको याद कर लो यहीं पे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आलनिया के अजीत सिंह, गोलर के बिशन सिंह, कोठरिया या कोठारिया के जोत सिंह, मैंने बताया था शरण दी थी, सलुम्बर भी गए थे ये मैंने बताया था, तो सलुम्बर के केसरी सिंह, और एक मोस्ट इंपोर्टेंट व्यक्ति है जिसका नाम है आसोपा के शिवनाथ सिंह, आसोपा के शिवनाथ सिंह। अच्छा, खास विशेषता क्या है वो थोड़ा सा समझना, एक तो आपको ये याद ही रखना है, ठीक है, लांबिया के पृथ्वी सिंह तो इनका भाई था। आपके सीधा क्वेश्चन आएगा कि आउवा के युद्ध में जब कुशाल सिंह चंपावत वहां से जान बचा के भगता है तो अपना पूरा नेतृत्व किसको सौंप के भगता है, तो अपने भाई लांबिया के पृथ्वी सिंह को सौंप के भगता है। किन किन लोगों ने कुशाल सिंह चंपावत का साथ दिया था, तो इन सभी लोगों के नाम याद रखने आपको, ठीक है। आलनिया के ऐसे आलनिया, ऐसे अजीत सिंह, गुलर के बिशन सिंह, कोठारिया के जोत सिंह, रावत जोत सिंह, जबकि सलुम्बर के केसरी सिंह, और सबसे इंपॉर्टेंट आसोपा के शिवनाथ सिंह। कहते हैं आसोपा के शिवनाथ सिंह जो है वो यहां से जब आउवा के युद्ध में पराजित हो जाते हैं तो यहां से जो जोधपुर लीजन टुकड़ी बच गई उसको यहां से दिल्ली ले जाते हैं, दिल्ली की ओर कूच कर जाते हैं, दिल्ली की ओर क्या कर जाते हैं, कूच कर जाते हैं। ये यहां से दिल्ली ले जाते हैं, दिल्ली की ओर रवाना हो जाते हैं लड़ने के लिए। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट खास विशेषता क्या है मैं आपको यही बता देता हूं। शिवनाथ सिंह के द्वारा जब जोधपुर लीजन टुकड़ी को दिल्ली की ओर कूच कराने के लिए आगे बढ़ाया गया, उस समय एक नारा दिया गया जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट था, और यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि एरिनपुरा छावनी में जो विद्रोह हुआ था उसका मुख्य नारा क्या था। चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। तो इनका मुख्य नारा था चलो दिल्ली मारो फिरंगी, फिरंगी मतलब अंग्रेज। और ये नारे देते हुए आगे बढ़े। वो कहते हैं एक स्थान है नारनौल जो कि पानीपत हरियाणा के पास में पड़ता है, वहां यदि बात की जाए एक अंग्रेज अधिकारी गेराड के द्वारा इन्हें घेर लिया जाता है, गेराड के द्वारा इन्हें घेर लिया जाता है। कहते हैं वहां पे भीषण युद्ध होता है, नारनौल के युद्ध के नाम से जाना जाता है, और इस युद्ध में कहते हैं कई सैनिक मारे जाते हैं। मजबूरन आसोपा के शिवनाथ सिंह को आत्मसमर्पण करना पड़ता है, किसके सामने, गेराड के सामने। तो नारनौल के युद्ध में इनकी पराजय होती है, और याद रखना गेराड के समक्ष इन्हें क्या करना पड़ता है, तो आत्मसमर्पण करना पड़ता है। इस प्रकार जोधपुर की जो एरिनपुरा छावनी की क्रांति थी या जोधपुर लीजन टुकड़ी की जो क्रांति थी वो समाप्त होती है। तो आपको ये याद रखना है, वापस से एक बार बता देता हूं मैं, और मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। एरिनपुरा छावनी में विद्रोह हुआ 21 अगस्त 1857 को। कहां से हुआ, तो माउंट आबू से हुआ, ठीक है। माउंट आबू में क्यों, क्योंकि वहां कुछ जोधपुर सैनिक थे घुड़सवार, इनको अयोग्य घोषित कर दिया, वो वहां परीक्षण करने के लिए गए थे, और वहीं पे ये विद्रोह चालू हो जाता है। 3 लोग नेतृत्व करता होते हैं, मोती, शीतल और तिलक।
कहते हैं इन तीनों के द्वारा नेतृत्व किया जाता है और पैट्रिक लॉरेंस के पुत्र अलेक्जेंडर की क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है, इसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। यहां से अगर बात की जाए, ये आगे बढ़ते हैं और ब्यावर के पास एक स्थान पड़ता है खरवा। खरवा नामक स्थान पे ये कुशाल सिंह चंपावत की सेना से मिलते हैं और इसी कुशाल सिंह चंपावत की, याद रखना ठीक है, कुलदेवी थी जिसका नाम था सुगाली माता, जो कि 1857 के क्रांतिकारियों की भी कुलदेवी बनी। कहते हैं ये जिसके पास होती है वो व्यक्ति कभी हारता नहीं है, इसलिए अंग्रेजों ने सबसे पहले कुशाल सिंह चंपावत की जो कुलदेवी थी सुगाली माता, ठीक है, इनकी मूर्ति को सबसे पहले यहाँ से उठा के कलकत्ता म्यूजियम ले गए और कलकत्ता म्यूजियम के बाद वर्तमान में ये मूर्ति कहाँ पड़ी है, तो बांगड़ म्यूजियम में पड़ी। फेमस क्यों है, इसलिए फेमस है क्योंकि इनके 10 सर और 54 हाथ हैं, 10 सर और 54 हाथ हैं, ठीक है। कुशाल सिंह चंपावत और जोधपुर लीजन टुकड़ी की जो सेना है वो आपस में मिल जाती है। मिलने के बाद युद्ध होते हैं। पहला युद्ध होता है बिठोड़ा। बिठोड़ा का युद्ध जो होता है 8 सितंबर 1857 को होता है। अंग्रेज कैप्टन हिटकोट तख्त सिंह की ओर से कुशलराज सिंघवी और ओनाड सिंह को भेजा जाता है, तीनों मारे जाते हैं। कुशाल सिंह चंपावत की विजय हो जाती है। चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 10 दिन बाद ही होता है इसके, ठीक है। और गोरे कालो के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। मैकमोसन और पैट्रिक लॉरेंस की सेना होती है। मैकमोसन मारा जाता है। आउवा के किले पे मैकमोसन की गर्दन को टाक दिया जाता है, सर को, और पैट्रिक लॉरेंस डर के भग जाता है। इस युद्ध में भी अगर बात की जाए तो कुशाल सिंह चंपावत की विजय होती है। आउवा का युद्ध होता है 20 जनवरी, ये डेट याद रखना, और ये याद रखना ये 1858 है ना कि 57 है, ठीक है। 20 जनवरी 1858 को ये युद्ध होता है। इस युद्ध में ठीक है कर्नल होम्स और पैट्रिक लॉरेंस की सेना होती है। कुशाल सिंह चंपावत को आपके भगना पड़ता है। सारा नेतृत्व तो अपने भाई लांबिया के ठिकानेदार पृथ्वी सिंह को सौंपा जाता है, ठीक है। इस युद्ध में कुशाल सिंह चंपावत की हार हो जाती है, ठीक है। वो यहाँ से भगकर सलूम्बर, ठीक है, सलूम्बर में केसरी सिंह के पास, फिर कोठारिया में ठीक है रावत जोत सिंह के पास शरण लेता है। आगे उदयपुर होते हुए नीमच चला जाता है। नीमच में अपने आप को आत्मसमर्पण करता है, ठीक है। और उसके बाद कहते हैं 1860 में टेलर आयोग का गठन किया जाता है जांच के लिए, इसे समाधि दी जाती है और 1864 में इसकी मृत्यु हो जाती है। बस इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये कि इसका साथ किस किसने दिया, तो लांबिया के पृथ्वी सिंह, आलिया के अजीत सिंह, गुलर के बिशन सिंह, कोठारिया के रावत जोत सिंह, सलूम्बर के केसरी सिंह और मुख्य इंपोर्टेंट आसोपा के शिवनाथ सिंह। शिवनाथ सिंह बची हुई सेना को लेकर दिल्ली कूच करता है, ठीक है, किंतु रास्ते में ही गिराड़ मिल जाता है नारनौल के पास में। भीषण युद्ध होता है, इसको भी आत्मसमर्पण करना पड़ता है और इसके साथ ठीक है एरिनपुरा छावनी या जोधपुर लीजन टुकड़ी जिसके द्वारा क्रांति की गई थी वो समाप्त हुई। और इनका मुख्य नारा क्या था, तो चलो दिल्ली और मारो फिरंगी। अगला जो हम विद्रोह पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्लास बड़ी हो जाएगी ज्यादा। तो आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।